साथियों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग संगीत के बहुत ही शानदार प्रश्न को देखेंगे जो आपके टीजीटी पीजीटी या बीपीएससी तैयारी 4.0 या किसी भी अन्य कंपटीशन की परीक्षा में अगर आप बैठना चाहते हैं और संगीत शिक्षक या संगीत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं तो आपको यह बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा, क्योंकि यह जो आपके क्वेश्चन मिल रहा है ये आपके कॉम्पिटिटिव तरीके से पूछे जा रहे हैं और आपके सिलेबस से निकाल करके मैं प्रश्नों को ला रहा हूं। तो चलिए हम लोग प्रश्न को शुरू करते हैं। और उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर तरह की अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। चूँकि इस चैनल के माध्यम से आपको शिक्षा जगत की सारी खबरें और साथ ही संगीत के साथ साथ जीएस की क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आपको यहाँ से देखने को लगातार मिल रहा है। हम लोग का पहला क्वेश्चन है, पंडित बी.डी. पलुस्कर किनके शिष्य थे? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एक चीज़ यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, बी.डी. पलुस्कर यहाँ पे लिखा हुआ है। आप जैसा कि जो लोग बीपीएससी तैयारी 4.0 में बैठे होंगे उन लोग को एक चीज़ ध्यान होगा कि वहाँ पे डी.बी. पलुस्कर और बी.डी. पलुस्कर दो तरह के एक ही बात लिख दिए गए थे, और जिसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए थे कि डी.बी. मरना है या बी.डी. मरना है। एक्चुअली उनको आंसर मालूम था, वो लोग पलुस्कर देखे और कंफ्यूज हो गए। तो मैं हमेशा आपको बोलते आ रहा हूँ कि छोटे छोटे प्रश्नों को देख करके उछलना नहीं चाहिए कि ये तो क्वेश्चन इजी है, इसको करने से क्या फ़ायदा। अक्सर मेरे वीडियो में कुछ कमेंट भी आ जाते हैं कभी कभी कि सर ये तो क्वेश्चन बहुत इजी है। देखिए क्वेश्चन इजी, मॉडरेट और हार्ड कुछ नहीं होता। मैं हमेशा से बोलते आता हूँ, क्वेश्चन आप समझ कैसे रहे हैं। आपका अगर कंसेप्ट क्लियर तो आपको क्वेश्चन इजी लगेगा, अगर आप कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको क्वेश्चन हार्ड लगेगा। तो यहाँ पे बी.डी. पलुस्कर और डी.बी. पलुस्कर में जिन लोगों का कंसेप्ट क्लियर था कि विष्णु दिगंबर पलुस्कर नाम है उनका, तो विष्णु यानी कि वी.डी. और दिगंबर विष्णु कुछ लोग समझ गए कि क्या समझ गए, पलुस्कर देख करके वो लोग डी.बी. मार दिए। तो इस तरह से क्वेश्चन गलती हो जाता है। तो विष्णु दिगंबर पलुस्कर का शॉर्ट नेम बी.डी. पलुस्कर अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो जो विष्णु दिगंबर पलुस्कर यानी कि बी.डी. पलुस्कर जो थे वो किनके शिष्य थे? तो बाल कृष्ण बुआ, जिनको बाल कृष्ण बुआ इचल करंजीकर भी बोला जाता है। और साथियों आप कमेंट करके मुझे बताइएगा विष्णु दिगंबर पलुस्कर किस घराने के कलाकार थे। अक्सर ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है और ये सारे क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन हो जो आपके टीजीटी पीजीटी में हो, लगभग जैसा कि ये मैं अपने अनुभव के आधार पे बता रहा हूँ। आप सभी को पता है कि तैयारी 3.0 में टीजीटी पद पे मेरा सिलेक्शन हो चुका है। उस आधार पे मैं बता रहा हूँ कि जो प्रश्न मैं करा रहा हूँ आपके सिलेबस के अनुसार से करा रहा हूँ। और पुराने प्लेलिस्ट आप ज़रूर देख लीजिएगा जो चैनल पे अवेलेबल है, उसमें कई हज़ार प्रश्नों को मैं करा दिया हूँ। तो चलिए समय न गंवाते हुए फटाफट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। तो हम लोग का अगला क्वेश्चन है, महान संगीतकार अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी, यानी कि महान संगीतकार अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी या उस समय के कलाकार थे? तो महान संगीतकार अमीर खुसरो किसके समय के कलाकार थे, यानी कि किस शासक के अधीन थे? तो अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित में से उस कलाकार का चयन करें जिनका मूल नाम अबुल हसन चमुनुद्दीन था। ठीक है। तो ये जो नाम था अबुल हसन चमुनुद्दीन अमीर खुसरो, ये पूरा नाम था अमीर खुसरो का। तो अमीर खुसरो कहीं ऑप्शन में नहीं दिख रहा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। और इसका जो आंसर होगा वह होगा क्या? अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न तालों में यदि झप ताल में 4 मात्रा जोड़ने के बाद उनकी मात्रा संख्या प्राप्त होती है, यानी कि क्वेश्चन का पूछने का यह तरीका है, यह क्वेश्चन का मतलब है कि झप ताल में 4 मात्रा जोड़ने के बाद, यानी कि 10 मात्रा का झप ताल होता है, उसमें 4 मात्रा जोड़ने के बाद जो मात्रा संख्या प्राप्त होती है यानी कि 14, इनमें से कौन सा ताल होगा? तो देखिए धमार भी 14 मात्रा का, दीपचंदी भी 14 मात्रा का होता है और झुमरा भी जब आपका 14 मात्रा का ही होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1 से अधिक। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक सप्तक में स्वरों की कुल संख्या क्या है? एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जैसा कि ये क्वेश्चन भी बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि कितना इजी है। ठीक है, बहुत सारे लोग आंसर इसका 7 मन में लगा भी लिए होंगे, जो कि पूरी तरह से गलत है।
ठीक है। तो यही चीज़ें समझना है कि कंसेप्ट अगर आपका क्लियर हो तो क्वेश्चन आपको ना हार्ड लगेगा ना आपको इजी लगेगा। कहने का मतलब है कि हर क्वेश्चन में आप पूछ लेंगे, हर क्वेश्चन आपको इजी लगेगा। और अक्सर ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो क्वेश्चन ज़्यादा इजी लगेगा उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहीं पे घबराहट में या खुशी में कन्फ्यूजन हो जाती है और क्वेश्चन गलत हो जाता है। जैसे कि यही क्वेश्चन है कितना ईजी लग रहा है, एक सप्तक में स्वरों की कुल संख्या। तो ध्यान दीजिएगा एक सप्तक में कुल जो स्वरों की संख्या होती है वह 12 होती है, क्योंकि 7 शुद्ध और 5 विकृत स्वर भी होते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है एक सप्तक में कुल स्वरों की संख्या, तो 12 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में ध्रुपद के भागों का चयन करें। तो ध्रुपद के जो भाग हैं, निम्नलिखित में ध्रुपद के भागों का चयन करें। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है समझ रहे हैं। ध्रुपद के 4 भाग होते हैं, क्या? अस्थाई, अंतरा, संचारी या भोग। इनमें से अंतरा, अस्थाई, संचारी सब कुछ दिया हुआ है, एक बस नहीं दिया हुआ है आभोग, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। बस क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसका आंसर लगा देना है। निम्नलिखित में ध्रुपद के भागों का चयन करें। तो ये सभी ध्रुपद के भाग ही हैं, इसलिए इसका आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, एक से अधिक। चलिए अगला क्वेश्चन है वह तान जिसमें तान के साथ साथ गीत के शब्द गाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वह तान जिसमें तान के साथ साथ यानी कि तान के साथ साथ गीत के शब्द गाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं। तान के साथ साथ गीत के शब्द यानी गीत के बोल गाए जाते हैं, क्या होगा? बोल तान आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शुद्ध सप्तक का अंतिम स्वर क्या है। देखिए किसी भी सप्तक में केवल पूछे कि सप्तक में कितने स्वर होते हैं, तो सप्तक में केवल 7 स्वर होते हैं। लेकिन ऊपर क्वेश्चन क्या आता है, कुल स्वर। अगर कुल शब्द आ जाए तब हम लोग का आंसर 12 हो जाएगा। लेकिन अगर नॉर्मल पूछे सप्तक का अंतिम स्वर या सप्तक में एक सप्तक में कितने स्वर, तब हम लोग 7 आंसर लगाएंगे। लेकिन अगर पूछ दे कुल स्वर तब 12 हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन के अनुसार हम लोग का जो आंसर होता है अक्सर एलिमिनेट करना पड़ता है, और इसी हिसाब से एग्जाम में भी पूछा जाता है, उस चीज़ पे आपको ध्यान रखना होगा। चलिए शुद्ध सप्तक का अंतिम स्वर क्या है, तो सा रे ग म प ध नि, तब जाकर के ये 7वां स्वर नी निकलता है। तो यानी कि अंतिम स्वर क्या हो जाएगा, निषाद यानी कि नी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है सारे ग प ध सा यह किस राग का अंग है। तो इसको आप गा करके भी देख सकते हैं। सा रे ग प ध सा, ये जो है आपका क्या बोलते हैं, ये आपका स्पष्ट रूप से भूपाली दिख रहा है, ठीक है। सारे ग प ध सा आप गा करके भी खुद देख सकते हैं। आप तनपुरा हारमोनियम का भी प्रयोग कर सकते हैं, आप उस पर चेक कर सकते हैं। यह भूपाली का स्वरूप है, भूपाली आंसर हो जाएगा। राग यमन के वादी और संवादी बताएं, ठीक है। राग यमन के वादी और संवादी, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन मालूम हो तब इजी और नहीं मालूम हो तो हार्ड हो जाता है। तो गौनी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राग मालकौंस में वर्जित स्वर क्या है। तो राग मालकौंस में वर्जित स्वर क्या है, तो राग मालकौंस में वर्जित स्वर रे और प दोनों होता है, एक से अधिक आंसर हो जाएगा, ठीक है। संगीत में प्राकृतिक रूप से कुल स्वरों की संख्या कितनी है। तो देखिए क्वेश्चन इजी ही है, लेकिन शब्द का जो पूछने का स्टाइल होता है उससे क्वेश्चन क्या होता है, हार्ड हो जाता है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो शब्दों को समझते हुए उसका मूल सारांश निकालिएगा तो क्वेश्चन एकदम इजी हो जाएगा। पूछ रहा है संगीत में प्राकृतिक रूप से, इतना छोड़ दीजिए, ठीक है। अब बस इतना देखिए, या बस बनाने के लिए इस तरह से एग्जामिनर पूछ देते हैं, मतलब वही है कुल स्वरों की संख्या कितनी है। वो संगीत में प्राकृतिक रूप से क्या, यानी कि नॉर्मल रूप से, तो कुल स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी। फिर पूछ दिया कुल स्वरों की संख्या, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 12 आंसर हो जाएगा। कुल जहाँ जहाँ लगे वहाँ पे 12 लगाइएगा। अगर नॉर्मल पूछे स्वरों की संख्या तो 7, ठीक है। अगला क्वेश्चन ठुमरी गायिका गिरजा देवी किस घराने से है। तो ठुमरी गायिका जो गिरजा देवी हैं वह बनारस घराने से है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वह रचना जो विशिष्ट स्वरों से बनी हो और एक विशेष राग और ताल में बंधी हो उसे क्या कहते हैं। वह रचना जो विशिष्ट स्वरों से बनी हो और एक विशेष ताल और राग, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, विशिष्ट स्वरों से बनी हो और एक विशेष राग और ताल में बंधी हो। सबसे पहले विशेष राग और ताल में बंधी हो, यानी कि यहाँ पे आलाप तो एकदम कट गया, क्योंकि आलाप ताल में बंधा ही नहीं रहता है। राग के अंतर्गत कर सकते हैं, लेकिन उस आलाप का ताल में बंधे रहना आवश्यक नहीं है। तो हम लोग का एक ऑप्शन तो ऐसा ही नहीं होगा। वह रचना जो विशिष्ट स्वरों से बनी हो एक विशेष राग और ताल में बंधी उसे क्या कहते हैं। देखिए इसको सरगम गीत कहते हैं, लेकिन यहाँ पे स्वर मालिका जो है सरगम गीत का पर्यायवाची शब्द है, इसलिए हम लोग का जो आंसर हो जाएगा 1 से अधिक हो जाएगा।
तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कितना ईजी क्वेश्चन आपको लग रहा होगा, लेकिन अगर आप कंसेप्ट से नहीं पढ़ रहे हैं तो आपको यही सब क्वेश्चन एग्जाम में परेशान कर देता है। अगला क्वेश्चन है, उदात्त स्वर का उच्चारण स्थान सामान्य स्थान से कैसा होता है। देखिए, जो वैदिक स्वर 3 स्वर है, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ठीक है, तो उसका उच्चारण स्थान पूछ रहा है, ठीक है। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, यानी कि ऊंचा, नीचा और मध्यम, ठीक है, इस ढंग से होता है। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, ऊंचा, नीचा, मध्यम, इसी क्रम में आप याद रखिएगा। तो उदात्त स्वर का जो उच्चारण स्थान होता है सामान्य स्थान से कैसा होता है, ऊंचा होता है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, तानपुरा में मुख्य रूप से कितने तार होते हैं। 4 तार होते हैं, ठीक है। साथियों, आपसे मैं फिर से कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बनाया गया है ऑल म्यूजिक एग्जाम से। वहाँ पे जो बीपीएससी तैयारी 3.0 तक के और भी बहुत सारे हज़ारों प्रश्नों को वहाँ पे करा दिया गया है। आप तैयारी 4.0 के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसको देखने से पहले आप उस सारे वीडियो को ज़रूर देख जाइएगा। आप विश्वास करिए, आपको एग्ज़ाम में बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। आपके तैयारी 4.0 में या कोई भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कभी भी नया और पुराना नहीं होता है, क्वेश्चन वही रहते हैं। एग्ज़ाम में क्वेश्चन बदलते रहते हैं, तो आपको उस क्वेश्चन को ज़रूर देख लेना चाहिए। और साथ ही मैं आप सभी से बताना चाहूँगा कि अगर आपको चैनल का जो भी ये कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर का जन्म स्थान कहाँ है। देखिए, कुरुंदवाड़ इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुरुंदवाड़ इसका आंसर हो जाएगा। कुरुंदवाड़ रियासत में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दाएं और बाएं तबले के बीच में पाए जाने वाले काले रंग के पदार्थ को क्या कहते हैं। स्याही बोलते हैं, ठीक है। ये जो तबला में ये रहता है काला रंग का, इसको स्याही ना बोलते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, शुद्ध और विकृत किसके भेद है। इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे शुद्ध और विकृत आप स्वर से क्वेश्चन ना लीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन में स्वर है भी नहीं, तो ये भेद पूछ रहा है। और स्वर के प्रकार होते हैं, ठीक है, शुद्ध और विकृत, जो हम लोग 7 शुद्ध और 5 विकृत होते हैं, तो क्वेश्चन वहाँ से नहीं लिया गया है। क्वेश्चन पे ध्यान देना है, ठीक है। तो शुद्ध और विकृत अक्सर मतलब एक्चुअली ये है क्या, तो नाट्यशास्त्र के 28वें अध्याय में जो जाति वर्गीकरण के अनुसार उसके अंतर्गत जो भरत मुनि ने 18 प्रकार के जातियों का जो उल्लेख किया है, उसी में से उसके जो 2 प्रकार है, शुद्ध और विकृत को संसर्गर्जा भी उसका पर्यायवाची कहा जाता है, विकृत का वो भी अर्थ होता है। तो वही शुद्ध और विकृत, जिसमें आपके षड्ज ग्राम में 7 और मध्यम ग्रामिक जाति 11, कुल मिलाकर के 18 जाति होते हैं, वहीं से ये प्रश्न लिया गया है। तो किसके भेद है, ये जाति के भेद हो जाएंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है। आपको ये क्वेश्चन काउंट के लिए 20 है, लेकिन जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, एक क्वेश्चन से कई प्रश्नों को हम लोग बना लेते हैं। और हमारे सारे वीडियो में मैं कोशिश यही करता हूँ कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को जोड़ करके चला जाए। आप विश्वास के साथ खुद से सेल्फ स्टडी किया करिए और प्रश्नों को हमारे साथ आप प्रैक्टिस करिए। आप यकीन मानिए, आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा। तो चलिए, अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हम लोग का है, उत्तरांग को पहचानने में कौन सा स्वर आवश्यक है। उत्तरांग और पूर्वांग के आधार पे जो समय सिद्धांत के अनुसार रागों का हम लोग समय के आधार पे बंटवारा करते हैं, उसी से यह प्रश्न पूछा गया है, उत्तरांग को पहचानने में कौन सा स्वर आवश्यक है। तो वादी स्वर के माध्यम से हम लोग उत्तरांग को पहचान लेते हैं, ठीक है। इस तरह से जो बंटवारा होता है ना, वादी स्वर से इधर और कि संवादी से इधर, तो उत्तरांग के आधार पे हम लोग वादी स्वर के अंतर्गत मतलब उत्तरांग को पहचानने में वादी स्वर आवश्यक होता है। मैं फिर से कहना चाहूँगा कि आप पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल भी हमारा है, वहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा। और एजुकेशन गैंग में जो आपका चैनल है, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर तरह का कंटेंट आपको समय से मिलता रहे। तो चलिए, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।